हमारे जो एक्सपर्ट मेहमान होते हैं वो हमारी बेहतर रहनुमाई करते हैं। तो जनाब, इम्तिहान देने का अमल किसी भी स्टूडेंट के तालीम हासिल करने के सफ़र का एक अहम पहलू होता है, और ये बात भी अपनी जगह अहम है कि इम्तिहानात की तैयारी करना इतना आसान नहीं है जितना बाज़ाहिर लगता है हमें। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एग्ज़ाम के सही तरीक़ेकार से मुतालिक जुस्तजू में लगे रहते हैं कि इम्तिहान हमने कैसे देने हैं, या जो एग्ज़ाम डेज़ होते हैं ना उसमें एक खौफ तारी होता है, एनजाइटी हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है, अदम एतमादी का शिकार हम स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी टिप्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि वो अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सके। और दूसरा जनाब, रमज़ान की आमद है और पॉलिसी ये बनाई गई है कि रमज़ान में, क्योंकि आपको पता है गर्मी शदीद गर्मी बढ़ जाती है, और रमज़ान के एंड पे बच्चों के एग्ज़ाम्स रख दिए गए हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स रख दिए गए हैं। तो जनाब, ये बहुत बड़ा टास्क है, शदीद गर्मी है, रमज़ान भी होंगे, बच्चों ने रोज़े भी रखे होंगे और उसके बाद वो एग्ज़ाम्स भी देने जाएंगे। तो इम्तिहान देने वालों के लिए भी ये एक इम्तिहान है और इम्तिहान लेने वालों के लिए भी ये एक इम्तिहान साबित होगा। तो पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मलीहा समी हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जो रज़ा रहमान साहब माहिर तालीम है और मलीहा कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और माहिर तालीम है। मलीहा, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। रज़ा साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। रज़ा साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक तो बच्चों पर ऑलरेडी बड़ा तालीम का प्रेशर है, दूसरा एग्ज़ाम्स रमज़ान में रख दिए गए हैं, गर्मी इतनी है, लाइट का आपको पता होती नहीं है, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं वहाँ पे ना पंखे, ना एसी, ना ऐसी कोई चीज़ होती है। तो ये पॉलिसीज़ बनाते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते हैं ये लोग? मैट्रिक जो है ना वो टर्निंग पॉइंट होता है हर शख्स की लाइफ के लिए। हाँ, अगर आप पिछला पास्ट देख लें, मेरा अपना, किसी का भी, तो मैट्रिक के बाद डायरेक्शन तय की जाती है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। और मैट्रिक 10 साल की मेहनत के बाद बच्चा एक एग्ज़ाम देता है और एनालिसिस किया जाता है कि ये बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। और आपने उस बच्चे के लिए इतनी मुश्किलात आगे रख दी कि अगर उसकी कोई कैपेसिटी या उसकी कैपेबिलिटी मौजूद भी है तो शायद वो परफॉर्म ना कर सके। exactly, और हाँ। ये वो एक ऐसी गलती है जो उसके टीचर्स के सिर पे आ जाएगी, या आप कह लीजिए कि जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई है ये उनकी गलती है। और इसकी सज़ा कौन भुगतेगा? वो बच्चा, उसके पेरेंट्स, जब उसके नतीजे सामने आएंगे। जी। तो ये पता नहीं क्या अजीबो गरीब सी पॉलिसी है, यानी कि यहाँ बाहर गुजरते हुए किसी शख्स से भी पूछ लें कि क्या रोज़ों में काम करना आसान है कि आम दिनों में आसान है, तो वो आपको बता देगा जी रोज़ों में हम जरा काम कर सकते हैं कि इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो बच्चों की कैपेसिटी कहाँ से आएगी? ये जो लोग पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको गौर करना पड़ेगा कि ये कौम जो है ना अब जाग चुकी है, समझ आ चुकी है, जहन बन चुके हैं। बच्चे आपकी गलतियों को कल को आइडेंटिफाई करेंगे और आपको कसूरवार ठहराएंगे। मतलब बाकी आप कसूरवार हैं। देखते हैं रज़ा साहब के रमज़ान आता है तो लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, बच्चों को फैसिलिटेट किया जाता है, यहाँ पे उल्टा ये साहब है, उल्टा है। इसके साथ साथ आप ये देखें, अभी मर्दमशुमारी हो रही है, हमारे जितने गवर्नमेंट स्कूल के उस्ताद कराम हैं वो उसकी ड्यूटी दे रहे हैं और बच्चों के एग्जाम सर पे खड़े हैं। बच्चे तैयारी क्या करेंगे? फिर यही वो कल्चर है ना जो एकेडमी कल्चर को प्रमोट करता है। फिर तो गवर्नमेंट चाहती है ना कि एकेडमीज प्रमोट हों, लोगों की जेब पे असर पड़े, बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल के आगे चले जाएं, गवर्नमेंट स्कूल को पीछे छोड़ दें। तो फिर साजिश कौन कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स के खिलाफ? तो गवर्नमेंट तो खुद अपने खिलाफ साजिश कर रही है कि हमारा सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है वो कोई और जो है उसको आके ओवरटेक कर ले, हाईजैक कर ले, और हमारा जो सिस्टम जिसमें अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है वो बेकार हो जाए। अच्छा, दूसरा रज़ा साहब, जब मर्दमशुमारी होती है तो सिर्फ टीचर्स को ही ज़्यादा क्यों इंगेज किया जाता है, बिजी किया जाता है? मतलब उन्होंने बच्चों को पढ़ाना भी होता है, अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे तो बच्चे, उनका आना ना आना एक ही बराबर है क्योंकि पढ़ाई नहीं वहाँ पे होगी, तो टीचर्स को ही सिर्फ इतना क्यों बिजी किया जाता है? देखें, अच्छा इसमें वैसे टीचर्स का बिजी होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस सूरत हाल में कि अगर आप छुट्टियों में ये काम कर लें, टीचर के पास टाइम होता है, समर वेकेशन आपके पास अवेलेबल है, आप 4-6 महीने पहले ये काम करा सकते थे। तो अगर आपने उस वक्त ये काम करा लिया होता तो आपकी इकोनॉमी पे बोझ भी ना पड़ता, आपको नए लोग अपॉइंट भी ना करने पड़ते और आपका ये काम भी हो जाता। और आज ये टीचर अपने बच्चों को अपने स्कूलों में पढ़ा रहे होते और इनके बच्चे कोई अच्छे नंबर लेके हमारे सामने आ रहे होते। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये वही बच्चे हैं जिन्होंने कोविड को सफ़र किया है, जिन्होंने 2021 में 72 दिन स्कूल गए हैं और 2022 में 102 दिन स्कूल। पिछला रिजल्ट भी हमारे सामने था, पिछला रिजल्ट भी हमारे सामने था। तो अभी इन बच्चों को अगले आने वाली ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आनी हैं वो पिछले जो जर्क्स लगे हुए हैं या जो शॉक्स लगे हुए हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो मौजूद हैं। आप उनको फर्दर और
ऐसी जगह धकेलते जा रहे हैं कि ये बच्चे कल किसी काम के नहीं और हर्डल्स क्रिएट करते जा रहे हैं उनके जो सफ़र में। अच्छा मलिहा, आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स इस वक्त प्रेशराइज भी हैं कि हमने तैयारी भी करनी है क्योंकि पीछे थोड़े ही दिन रह गए एग्ज़ाम के लिए, तो क्या टिप्स देंगे कि वो किस तरह अपने एग्ज़ाम्स की वो तैयारी करें इस थोड़े से वक्त में? अच्छा, इसमें हमें ये देखना चाहिए जो करंट सिचुएशन है कि स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए कि टास्क और टाइम मैनेजमेंट पे। देखें, अगर ड्यूरिंग रमज़ान है, पेपर्स आ गए हैं, तो वो एक तो ये होता है कि स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि हम सहरी तक जागते रहें और हम नाइट स्टडी पे चले जाएं और नाइट स्टडी करके सुबह पेपर दे के आके सो जाएं, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी लेथार्जिक, क्योंकि उसमें आपकी जो स्लीप वेल की हम कहते हैं ना कि स्लीप वेल एंड ईट वेल, उसमें आपका ये कि आपने जो 6 to 8 आवर्स स्लीप लेनी है, उसमें से मिनिमम भी 6 आवर्स स्लीप जो है वो आपकी नाइट की रिक्वायर्ड होती है ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। स्टूडेंट्स नीड टू फोकस ऑन देयर टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट, ठीक है, कि किस टाइम पे हमने जो है रमज़ान के साथ पेपर्स की प्रेपरेशन कैसे करनी है, और ये जो अभी दिन है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द रमज़ान विच इज़ अब क्वाइट क्लोज नाउ, इसमें वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। प्लस ये कि उनको मल्टीटास्किंग की ज़रूरत नहीं है। मैं ये देखती हूँ कि जब इंसान मल्टीटास्किंग पे चला जाता है ना, वो भी जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, इन सब की तैयारी कर लूँ, तो वो ना एक कन्फ्यूज माइंड बनता है। माइंड शुड बी वेरी वेरी क्लियर। आप पहले एक सब्जेक्ट की तैयारी करें, जो इनिशियल पेपर्स हैं उनकी तैयारी पे फोकस करें और फिर आप आगे बाकी पेपर्स करें। मल्टीटास्किंग में जब भी आप जाते हैं ना, तो यू बिकम ए कंफ्यूज्ड माइंड इंस्टेड ऑफ हैविंग ए क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू नीड टू डू। और आपके माइंड की फोकस रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने प्रायोरिटी वाइज काम करना है। सबसे पहले आप प्रायोरिटीज तय करें, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करें, और थर्डली आप फिर देखें कि आप कौन से 2 या 3 सब्जेक्ट हैं जिनके पेपर्स की तैयारी आप शुरू में इनिशियल लेवल पे कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ये सब्जेक्ट मुझे मुश्किल लग रहा है, तो वो इनिशियल स्टेजेस पे उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दें। अब जो वक्त है वो आपका ये है कि आपने रिवीजन शुरू कर देनी। अब ये वक्त नहीं आ कि आपने पूरा वो जो एक साल भर हम लोग कर रहे होते हैं और एंड पे आके हम लोग कहते हैं कि रिवीजन का टाइम नहीं है हमारे पास, तो ये रिवीजन का टाइम होता है कि जिसमें आपने रिवीजन करनी होती है। अच्छा रज़ा साहब, लास्ट ईयर भी हमने देखा कि जब मेट्रिक का रिजल्ट आया था, हमने सेगमेंट भी इसके ऊपर किया था कि 60% से ज़्यादा बच्चे जो फेल हुए थे मैट्रिक के इम्तिहान में। तो ये जिस तरह के अब मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, तो इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि मज़ीद इससे ज़्यादा की उम्मीद की जाए, खुदा ना खास्ता कि ऐसा हो जाए? जी बिल्कुल, ये होगा। 60% से ज़्यादा आने के पूरे चांसेस हैं। उनको अब अपने आखिरी जो टेन्योर है 2 महीने, उसमें टीचर्स से ही उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और टीचर से वो पढ़ नहीं सके। ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम होता है। ये तो हमने टीचर के पास बच्चों ने आके तो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना होता है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा उसको दोबारा से रिवाइज करना होता है। तो ये तो हाईली आप कह लीजिए कि वो टाइम होता है जब टीचर और बच्चे की आपस में कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और वो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे असरात आते हैं। और आपने इसी टाइम में टीचर्स को बच्चों से दूर कर दिया, बच्चों को टीचर से दूर कर दिया, तो रिजल्ट के अच्छे आने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ साथ ये बात ज़रूर देखनी चाहिए कि आपने जो रिजल्ट्स हमारे ऑन पेपर आते हैं, एक कागज़ के ऊपर आते हैं, वो तो एक रिजल्ट आता ही है। एक रिजल्ट वो होता है जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी में आता है। वो रिजल्ट किधर है, उसका क्या बनेगा आपकी जो पर्सनैलिटी में आना था। ये वो हार्ड टाइम होता है जब टीचर भी उनको फोर्स करते हैं कि आपने हार्ड टाइम गुजारना है, आपने बहुत मेहनत करनी है, आपने इसको ऐसे भी सोचना है, आपने ये भी कॉन्सेप्ट समझना है। तो बच्चा जब इस मुश्किल में या इस प्रेशर में काम करता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी में एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ज़िंदगी में बहुत कम मिलती हैं। आप देखें, हमें जब कोई मुश्किल पेश आती है तो हमारी पर्सनैलिटी उसके बाद डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाती है, क्योंकि हमने वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख ली होती है। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम था, बच्चों को ईजी दे दिया गया या उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई या उनको इग्नोर कर दिया गया। मैं समझता हूँ ये बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। अभी जैसे मैशियत की तबाह हाली का जिक्र हो रहा था ना, हमारी इल्मी तबाह हाली भी हो चुकी है। बहुत बुरा और अफसोसनाक से दिल से कहना पड़ रहा है कि हम कोई अपने बच्चों को अच्छा तालीम की तरफ नहीं धकेल रहे या इनको अच्छे फ्यूचर की तरफ नहीं धकेल रहे। तालीमी निज़ाम नहीं दे रहे हैं उन्हें, और फिर बच्चे ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। वो ज़्यादातर टाइम आप देखें सोशल मीडिया पे ज़ाया करने लग गए हैं, यूट्यूब्स और मुख्तलिफ रील्स बनाने लग गए हैं। आजकल की जनरेशन जी का इंटरेस्ट ही एक्चुअली ये है, दे वांट टू सेल देमसेल्फ। उनका ये है कि हम अपने आप को सेल करें, ब्रांड बनाएं, मतलब वो सारी मोटिवेशन उनकी उस तरफ चली गई है। इवन वो कहीं भी जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, दे स्टार्ट इंडल्जिंग देमसेल्फ इन रील्स एंड मेकिंग वीडियोस फॉर देयर चैनल्स। तो बेसिकली तो आपने तमाम को मॉडल्स बना दिया, तमाम को होस्ट बना दिया, तो उनमें से जो नॉलेज सीकिंग का एस्पेक्ट था ना, अनफॉर्चुनेटली वो निकल गया। अब वो बुक्स नहीं पढ़ रहे। बुक रीडिंग जितनी एसेंशियल थी, मैंने इस जनरेशन में वो देख लें 10% इंटरेस्ट रह गया। आपकी लाइब्रेरीज हैं बट नोबडी wants to go over there। वो गूगल पे चले जाते हैं, वो सब कुछ वहाँ से उठा के ग्रामरली पे लगा के सारी करेक्शंस कर लेते हैं।
थिंग्स आर गेटिंग वेरी वेरी वेल एडवांस। और अब जो अभी हम बात भी कर रहे थे रजा साहब से, मलिहा कि कसूर किसका है फिर कि वो छोटी एज में बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं, मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं? हमारे तालीमी निज़ाम का है कि वो बेहतर तरीके से उनकी तालीमी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर रहा, या हमारे मुआशरे का है कि वहाँ पे इस चीज़ को अजीब नहीं समझा जाता कि एक छोटे बच्चे के पास एक फ़ोन होगा? देखिए टेक्नोलॉजी तो आएगी, टेक्नोलॉजी तो अभी 20 ईयर्स के बाद और एडवांस हो जाएगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है इस जनरेशन का, क्योंकि वैसे भी आप देखें जो हमारे नॉन स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि अपने बच्चों को अपने से आगे 20 ईयर्स आगे की एजुकेशन दें, ठीक है, क्योंकि वो आपके दौर के लिए पैदा नहीं हुए, वो एक अलग दौर के लिए पैदा हुए हैं। दिस इज़ गुड दैट दे हैव अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और उसमें लेयर एक समथिंग डिफरेंट है। सोशल मीडिया से आप लेयर मटेरियल भी उठा सकते हो और आप लर्निंग भी ले सकते हो। तो आपने फोकस रखना है लर्निंग के ऊपर। पेरेंट्स का फोकस आजकल बच्चों के साथ लर्निंग पे नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो ऑल द टाइम दे आर बिजी इन देयर ओन एप्स एंड मोबाइल्स। तो जब कम्युनिकेशन लेवल गिर जाएगा तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे टीचर्स के पास जाते हैं। आई थिंक रजा साहब भी टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। टीचर्स अवेलेबल हैं तो वो अपनी मार्केटिंग, अपनी ब्रांडिंग में लगे हुए हैं, 4-4, 5-5 जगह पढ़ा रहे हैं, तो दे डोंट गिव टाइम्स। तो आइडियली टाइम निकालने के लिए स्टूडेंट्स को अब बहुत एफर्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके पास डिजिटल मीडिया है, उनके पास सोशल प्रेजेंस है, उन्होंने इवेंट्स में जाना है, उन्होंने सेलिब्रेशंस करनी है, उन्होंने अपनी आप को यूट्यूब पे बेचना भी है, तो दे हैव मल्टीपल यू नो। अच्छा, हमारे ये जो तालीमी निज़ाम है अमरिया, इन्होंने भी तो अब स्टूडेंट्स को एज अ क्लाइंट लेना शुरू कर दिया है ना। मतलब अब वो पहले होते थे कि बच्चों की हमने तालीम और तरबियत करनी है, बच्चों को एक अच्छा मुआशरे में एक फ़र्द बनाना है। अब हम एज अ क्लाइंट लेते हैं कि अच्छा अच्छे खासे पैसे बटोरे जाएंगे, बच्चे जब आएंगे हमारे पास, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास फीसेज आएंगे और हम पैसे बनाएंगे। बिल्कुल, वो अब ये आ गया ना, प्राइवेट कल्चर आ गया, प्राइवेटाइजेशन का, कि आप क्लाइंट की तरफ से डील करें, वो चाहे बार बार फेल हों, बार बार एग्जाम देना चाहें, आप उन्हें करने दें, क्योंकि हमें तो पैसे आ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का क्या कंसर्न हो गया कि बच्चे बेशक रिपीट करते रहें, दे आर पेइंग द फी, सो वी नीड टू यू नो फोकस ऑन फी। देन आई वाज स्टडिंग इलॉन मस्क, उसने एक बड़ी कोटेशन की, उसने कहा आई वाज नॉट वेरी मच इन गुड स्कूल बट आई एम हेडिंग द टीम विच इज़ यू नो कमिंग फ्रॉम हार्वर्ड एंड ऑल्सो फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। तो डिपेंड करता है स्कूलिंग पे नहीं, डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग पे, आपकी टोटल तरबियत पे और आपकी नरिशमेंट पे, और हाउ मेंटली पॉजिटिव यू आर। तो हमारी जनरेशन को अब नेगेटिविटी की तरफ धकेला जा रहा है, विच इज इफेक्टिंग ऑन देयर ओवरऑल लाइफ एंड कल्चर। रज़ा साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि अब ये जो हमारा निज़ाम तालीम है, ये क्यों बच्चों को एज अ क्लाइंट ट्रीट कर रहा है? मतलब कि पैसे बटोरने के लिए, ये भी कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास फीस आएगी, उतने ज़्यादा पैसे आएंगे, तो इनको हम एज अ क्लाइंट ट्रीट करते हैं। कोई मसला नहीं, नई तालीम और तरबियत हो रही तो इट्स ओके। देखिए, दुनिया भर में ये निज़ाम मौजूद है कि ये कमर्शियल बेसिस पे भी स्कूल चलाए जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं चलाए जाते और गवर्नमेंट इतना सपोर्ट उन्हें नहीं करती है। ये जो आज बच्चों को स्कूल्स में टीचर्स अवेलेबल नहीं है या उनके एग्जाम्स को इतने मुश्किल हालात में रख दिया गया है, ये दरअसल प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट दी जा रही है कि हम अपना सेक्टर तबाह कर लेते हैं, आप अपने सेक्टर को आसमान पे ले जाएं, ग्रो कर लें। जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है उसने 2 महीने नहीं पढ़ा, जो प्राइवेट में पढ़ रहा है इस वक्त वो पढ़ रहा है, तो अब आउटपुट किसकी आएगी? उसी बच्चे की आएगी ना जो प्राइवेट में पढ़ रहा है। तो कौन सा वालिदैन है जो चाहेगा उसका बच्चा ज़ाया हो जाए, उसका वक्त ज़ाया हो जाए, उसके मैट्रिक में ठीक नंबर ना आए, उसकी डायरेक्शन ठीक तय ना हो? तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ना ये जो एक उनके अंदर जो भी लोग ये पॉलिसीज बनाते हैं उसके ऊपर ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। देखिए, अभी भी बात हो रही थी एहतसाब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या इन लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? आपने क्या किया है बच्चों के साथ? आप एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी के ऊपर अपना असर छोड़ रहे हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, उसका जहन तबाह कर रहे हैं, और आपका एहतसाब करने के लिए यहाँ कोई तैयार ही नहीं है। कोई जज साहब यहाँ पे एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जो पिछले 3 साल में पिछली हुकूमत ने जो भी बच्चों के साथ मामला किए, जैसे 2020 में बच्चे सिर्फ 72 दिन स्कूल गए, 21 में 102 दिन स्कूल गए, तो उनको कोई जवाब दे कोई भी नहीं है, किसी ने पूछा ही नहीं। आप ये देखेंगे बच्चा अगर फारिग बैठा रहेगा, ये ब्रेन अगर फारिग बैठा रहेगा, ये एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो ये ग्रो कैसे करेगा? तो आप कैसे फिर चाहते हैं कि बच्चों से कि वो दुनिया से मुकाबला कर लें, वो दुनिया के साथ जाके कम्पीट करें? फिर ये हमारी खाम ख्याली है, हमारी गलत फहमी है कि हमारे बच्चे इतने कैपेबल होंगे कि दुनिया के बच्चों से कम्पीट कर सकें। वो चंद बच्चे होंगे बड़े स्कूलों में पढ़े हुए या अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए, वो जाके कहीं अपना नाम कर लेंगे, कुछ कमाई कर लेंगे, बाकी तो सारे रेहड़ियाँ लगाना, दुकानें छोटी छोटी करना, इस तरफ चले जाएंगे। अब वो 1-2 ही लोग होंगे जो फिर पाकिस्तान को जाकर रिप्रेजेंट करेंगे और जो अच्छे मयार पर, अच्छे मकाम पर हमें नज़र आएंगे। हमारे साथ मलिहा समी हुसैन मौजूद थी और ज़ोहरा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।